हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आना नेल स्कूल हिंदी चैनल। तो आज के वीडियो में हम करेंगे पॉलीजर का एक्सटेंशन, वो भी बेबी बूमर नेल्स। ओके, सो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, फिर ड्राई मैनिक्योर करके एक्सटेंशन स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने कुछ इंस्पिरेशन लिया है किसी आर्टिस्ट का, वो मैं पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। इसमें बेबी बूमर ओम्ब्रे होंगे और आइसोलेटेड क्रोम होगा और उसके साथ साथ कुछ 3D एक्रिलिक फ्लावर्स भी होंगे। ओके, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो यहाँ पे मेरे सामने है ये डस्ट कलेक्टर है, तो मैं अपनी इलेक्ट्रिक फायर से ये पहले निकालेंगे, फिर बाकी का काम आगे हम ड्राई मैनिक्योर वगैरह करेंगे। तो डस्ट को कलेक्ट करने के लिए मैंने ये वाला लगाया है। ओके, तो चलो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो प्रोडक्ट रिमूवल के लिए मैंने ये वाली बिट लिया है। तो ये एक सेरामिक बिट है, तो इसका जो ये फ्लूट्स है इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जेल पॉलिश है, इसके ऊपर ओवरले नहीं है, सिर्फ जेल पॉलिश है। तो ये वाले से हमारा काम चल जाएगा। और मैं यहाँ पे मशीन को कुछ 20,000 तक का स्पीड में रखूँगी। और अभी इसका आवाज़ आएगा तो मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। अगर आपको जानना है कैसे प्रोडक्ट रिमूव करते हैं इलेक्ट्रीफायर से, तो मैंने एक लाइव वीडियो किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो चलो अभी हम प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पूरा निकल चुका है। तो ये अभी देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कोई ओवरले नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट टच, मतलब बिल्कुल भी नेचुरल नेल पे इसका बिल्कुल भी प्रेशर नहीं जाना चाहिए। और बेसिकली आपका जो बेस कोट है, उस बेस कोट के ऊपर तक ही रुकना चाहिए, मतलब नेल प्लेट तक नहीं जाना चाहिए, बेस कोट तक आके रुक जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपका नेल डैमेज हो जाएगा। फिर जेल एक्सटेंशन, जेल ओवरले कुछ भी करेगा तो आपको बर्निंग सेंसेशन आएगा और ऑब्वियसली नेल भी डैमेज होगा। ओके, देखो अभी हमने सारे प्रोडक्ट रिमूव कर दिए हैं। तो बेस कोट अभी भी हल्का सा मेरा छोड़ के रखा है मैंने। अगर चाहो तो ये अभी एसीटोन से आप सोक ऑफ कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से अगर निकालना चाहो तो अभी अगला हमारा काम है, जो नेल का लेंथ है उसको ट्रिम करना है, तो वो पहले करते हैं। इसके लिए एक नेल कटर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये गया नेल कटिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे क्यूटिकल पुशिंग। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपना क्यूटिकल पुशर। ज़्यादा कुछ है नहीं है, स्टिल जो भी है इसको थोड़ा पुश बैक करेंगे। तो अपन ई फाइल यूज़ करेंगे। यहाँ पे ई फाइल में हमें चाहिए हमारा फ्लेम बिट, इसको डाल देंगे और मशीन ऑन करेंगे। रिवर्स मोड में डालते हैं। ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली करा था, आप लोगों को याद होगा, जो लाइव किया था तब करा था, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जो भी है वो यहाँ पे हम लोग रिमूव करेंगे। ये बचा हुआ कलर देखा, इसको क्लिपर से रिमूव कर देंगे। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है ना, तो हम फास्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जिनका अगर बिट एंड शॉर्ट नेल वगैरह है, तो हमको टाइम लगता है ड्राई मैनिक्योर में। अगर रेगुलर क्लाइंट है तो हमारा ऐसे फास्ट हो जाएगा, मतलब पर फिंगर कुछ हार्डली लाइक 15-20 सेकेंड, बस उतना ही लगेगा इस फाइल से। तो हमने उठा लिया है, थोड़ा से अभी डस्ट ऑफ कर देते हैं।
मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसे ट्रिम करने के लिए है। अगर करना है तो भी मैं लास्ट में करूँगी, अभी फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। जैसे मैंने बताया हम ड्राई मैनिक्योर ऐसे बैक टू बैक नहीं करेंगे, मैं इसलिए भी नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने रिसेंटली करे थे तो ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा पिंकिश हो गया लग रहा है मेरे को। यहाँ पे मैंने हल्का सा ईफल मेरा लगा है, डीप हुआ है। अभी ये लैम्प पे जब डालेगा तो जलेगा मेरे को। ओके, एनीवेज थोड़ा सा यहाँ पे फायरिंग कर देते हैं। मैंने इसको एक्चुअली बहुत एकदम छोटा नहीं किया है। क्लाइंट का जब भी मैं नेल्स करती हूँ उनका जो नेल लेंथ है वो मैं एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट कर देती हूँ। ये मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा नेचुरल नेल नीचे वापस ग्रो हो जाए। सेम यहाँ पे तो कभी भी ऐसे स्क्वायर मत रखना, थोड़ा उसको ऐसे राउंड शेप दे देना। ओके, अगेन दिस वन। थोड़ा सा राउंड कर देना, अल्कोहल और लिंट फ्री वाइप से अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। आज के एक्सटेंशन के लिए मैं एक्स्ट्रा लार्ज टिप्स यूज़ करूँगी। जैसे आप देख सकते हैं, देखो कितना लंबा है ये। तो अगर रखिएगा तो देखो ऑलमोस्ट 4-5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम टिप को मेजर करते हैं। तो तम के लिए तो मोस्टली मेरा नंबर 1 या 2 आ जाता है, ये बहुत बड़ा है। तो आई थिंक यहाँ पे हमको नंबर 3 तक जाना पड़ेगा। 3 भी बड़ा है, 0 1 2 3। कुछ टिप्स में हमको 0 1 नहीं और आगे जाना पड़ेगा। नहीं, ये छोटा है। चलो ये वाला ही ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली। देखो यहाँ पे बाहर आ रहा है। जब आप टिप मेजर करते हो तो आपका टिप इस तरीके से देखो स्किन के ऊपर आ रहा है, तो उसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये वाला देखते एक बार और चेक कर लेते हैं। क्या नंबर, ये नंबर 4 है। इसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। आई थिंक ये वाला चल जाएगा। नंबर 4 हो गया। अब मिडिल फिंगर का देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर 8 है ना, 8 छोटा है। आई थिंक नंबर 6 आ जाना चाहिए। या नंबर 6 फॉर द मिडिल फिंगर। तो यहाँ पे नंबर 7 होगा इसके। या परफेक्ट। तो जब आपका मोस्टली जो आपका रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर होता है वो मोस्ट प्रोबेबली सेम नंबर ही आता है। ठीक है, अभी पिंकी के लिए मोस्ट प्रोबेबली 9 और 10 लगेगा। ये बड़ा है तो सबसे छोटा वाला देखते हैं। दिस इज परफेक्ट। ये वाला थोड़ा टेढ़ा है तो हम एक अच्छा वाला लेते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा टिप सिलेक्शन हो गया है। तो अभी अगर आप बिगिनर है तो इसको थोड़ा फाइल करके इसका थिकनेस कम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं अपना ग्लू यूज़ करने जा रही हूँ। मैं ये वाली ग्लू यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस नेल्स का। पहले इसको ओपन करते हैं। आई होप सूखा नहीं हो। इसका दरवाज़ा हमेशा सूख जाता है। नाउ आई हैव टू डू समथिंग। एवरी टाइम इसको ओपन करते यूज़ करते फिर दोबारा जब जाते हैं तब तक वो सूख जाता है। अभी चालू हो गया। थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल दो। उसके बाद जो आपका ऑरेंज वुड स्टिक है उससे देखो ऐसे साइड टू साइड कर देना। अभी कम पड़ गया थोड़ा सा। ठीक है, एक्सेस नहीं चाहिए।
उसके बाद देखो ऐसे स्ट्रेट, ऐसे वो ग्लू पूरा आपका नेल के बाहर आना चाहिए। लग गया है ये। ओके, ऐसा लग रहा है आपको कितना लंबा है ना? फील सो वियर्ड। अगला स्टेप हमें इसका लेंथ थोड़ा कम करना है। ये काफ़ी लंबा है, इतना लंबा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, तो हम यहाँ तक इसका लेंथ कम करेंगे। एक छोटा चाकू तो आई मीन कैंची मिला नहीं, तो मैंने ये वाली लिया है क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नेल है ना, मेरे पास जो भी है सब कर्वी है। सेंटर पकड़ के दोनों साइड से, इतना लंबे का एक ही टेंशन है कि अपना हाथ ना काटे। ओके, मोर और लेस ठीक है। अभी हमें चाहिए हैंड फाइल। यहाँ पे मैंने हैंड फाइल लिया, इससे हम पहले यहाँ पे ट्राई करके इसको हमारा स्टेलेटो शेप फॉर्म करेंगे। ये मैं थोड़ा ऑफलाइन कर लेती हूँ। फाइनली हमने सारे नेल्स को स्टेलेटो शेप में चेंज कर दिया है। थोड़ा टाइम लगा स्टेलेटो में फॉर्म करने के लिए, क्योंकि जो मैंने कट मारा था वो एकदम प्रॉपर नहीं था, थोड़ा एक्स्ट्रा था, क्योंकि बड़े कैंची में मुझे डर लग रहा था कि मैं अपने हाथ ना काटे, तो इसके लिए थोड़ा फाइलिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, बट इट्स ओके। अभी हमने सारे नेल्स जो है उसको स्टेलेटो शेप में कन्वर्ट किया है। जो अब इसके बाद हम सीधा इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने अपना जो नेल पे जो भी डस्ट वगैरह है वो सब निकाल के अल्कोहल वाइप से नेल्स को अच्छे से क्लीन किया है। तो अभी कौन सा अल्कोहल वाइप है वो जानना है तो पिछले वाले लाइव वीडियो में जाके देख लो, वहाँ पे मैंने दिखाया है कि कौन सा अल्कोहल मैं यूज़ करती हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर जो है आपको पूरे नेल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ नेल प्लेट में ही लगाने हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नेल्स को जो टिप्स है उसको शेपिंग भी किया, साथ साथ में उसको नेचुरल नेल के साथ अच्छे से ब्लेंड भी किया था। ओके, अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें प्राइमर। प्राइमर भी अगेन आपको पूरे टिप्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके नेल प्लेट में काफ़ी है, और बहुत ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक 3 लेयर लगाने की ज़रूरत है। तो प्राइमर बेसिकली क्या करते हैं, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें लगानी है बेस कोट, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आज का जो एक्सटेंशन है वो हम पॉलीजेल के साथ करने जा रहे हैं, तो हमें एक बेस कोट चाहिए। तो जो बेस कोट है ये TNT का बेस कोट है। एक पतला लेयर आपको नेल प्लेट में लगाना है, यहाँ पे भी टिप पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेल प्लेट में लगाओ और इसको 30 या 60 सेकेंड आप क्योर कर सकते हैं। अभी जो पॉलीजेल मैं यूज़ करने जा रहे हो ये एक यूक्रेनियन ब्रांड है, एरिना करके एक बंदी है, उनका ब्रांड है। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम से था, ये पिंक कलर सिर्फ बचा हुआ है। ये सबसे खूबसूरत पॉलीजेल है मेरे जितना मैंने यूज़ किया है, थोड़ी सी शिमरी है। इसका मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप्स न्यूड था, एक ही पिंक है और एक वाइट था। तो वो वाइट मेरे को जब मैं कर रही थी मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये दूसरा कलर है, तो फिर मैंने सोचा कि रेगुलर वाइट यूज़ करूँगी। वाइट में मैं ये वाली पॉलीजेल यूज़ कर रही हूँ, ये आपको याद होगा मैंने मीशो से ख़रीदा था। ये वाली ब्रश यूज़ करूँगी, ये वाली स्पैटुला भी यूज़ करूँगी। सीधा सीधा आप डायरेक्टली भी नेल पे ट्यूब से लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे स्पैटुला यूज़ किए थे, बाद में फिर मैंने सीधा भी लगा दिया था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना पॉलीजेल जो है वो अपने स्पैटुले में ले लेंगे और उसके बाद इसको हमारा जो नेल है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जब मैंने निकाला तो बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने थोड़ा रिमूव करके उसका आधा मतलब मैंने लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं बन चाहिए था। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हमको क्रिएट करना है ये बेबी बूमर इफ़ेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने टिप अटैच किया मैंने वहाँ पे इसको रिलीज़ किया है, और उसके बाद देखो ब्रश में थोड़ा अल्कोहल डिप करके फिर ब्रश की मदद से यहाँ पे देखो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे मैं एकदम पतला करूँगी। ठीक है, बाद में ब्रश से थोड़े पीछे की तरह कुछ इस तरीके से आप ब्रश ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्लियर लाइन नहीं आना चाहिए, एक फेडेड आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सेस है उसको कुछ इस तरीके से ब्रश की मदद से, अगर आपका ब्रश जो है वो पॉलीजेल में स्टिक हो रहा है तो फिर आप एक तो स्लिप सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आप अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं।
आई थिंक एसीटोन भी काम करेगा, मतलब ब्रश थोड़ा गीला होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पॉलीजेल जो है स्टिक ना करे। और इसके बाद ब्रश की मदद से हम ये जो पॉलीजेल है उसको आगे की तरह एक्सटेंड करेंगे। सिर्फ ये बैक साइड है, वहाँ पे हमको फेडेड इफेक्ट देना है, बाकी जगह पे जैसे हम रेगुलर थिकनेस मेंटेन करते हैं उसी तरीके से थिकनेस मेंटेन करते हुए हम आगे की तरह इसको पुल करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, आराम से आप अपना टाइम लेके यहाँ पे इसको आगे की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो कुछ इस तरीके से आप ब्रश से उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, साइड में स्पैटल आपका पैलेट वगैरह है तो उसमें रख सकते हैं, उसके बाद उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं आप दूसरे नेल्स में, ठीक है। कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐसे एक्सेस को बाजू वाले नेल्स में रख देते हैं, लेकिन मैं एक एक नेल को करना पसंद करती हूँ, क्योंकि पॉलीजेल जो है अपनी बॉडी की गर्मी से वो इधर उधर पिघलने या रनी होने लगता है, वो मुझे फिर बाद में उसके साथ मेहनत नहीं करनी है, तो मैं एक एक फिंगर ही करती हूँ। इवन क्लाइंट्स का कर रहे हो या खुद का कर रहे हो, मैं 1 बाय 1 फिंगर कर देती हूँ। एक तो आप फ्लैश क्योर कर सकते हो ताकि ये मूव ना हो, या फिर एक एक फिंगर को आप फुल क्योर करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद मैंने नेल्स को कुछ 60 सेकेंड के लिए अपने UV LED लैम्प पे क्योर करने के लिए रखा, और जस्ट रखने से पहले मैंने मेक श्योर किया ये अच्छे से स्मूथ हो, ओके। क्योर होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी हम अपना जो पिंक कलर है उससे ओवरले करेंगे, ओवरले नहीं ओम्ब्रे करेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों ओवरले आ रहे हैं मेरे मुंह में ठीक है। यहाँ पे हमने बीड को रिलीज़ किया, वापस अपना ब्रश लिया और ब्रश को थोड़ा अल्कोहल में डिप किया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें एपेक्स भी बनाना है, क्लीन क्यूटिकल भी बनानी है, साथ में हमें ओम्ब्रे इफेक्ट भी क्रिएट करनी है, ठीक है। बहुत 3-4 हमारा यहाँ पे काम है जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं क्यूटिकल और साइड वॉल की तरफ प्रोडक्ट को पहुँचा रही हूँ ताकि वो एरिया सबसे पहले क्लीन हो जाए। एट द सेम टाइम मैं ध्यान दे रही हूँ कि मैं सेंटर पे यानी कि हमारी एपेक्स एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट को पुश डाउन ना कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से थिन करते हुए लाना है प्रोडक्ट को, और उसके बाद उसको देखो ब्रश यूज़ करके कुछ इस तरीके आगे की तरह उसको स्प्रेड कर देनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कभी भी जब भी हम बेबी बूमर करते हो कभी भी क्लियर लाइन नहीं आनी चाहिए, ऐसे एक फेडेड इफेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये करते समय अगर एक्सेस लग रहे हो तो कुछ इस तरीके से आप वाइप कर सकते हो, और फिर बाद में जो है एक्स्ट्रा है उसको कुछ इस तरीके से आगे की तरफ पुल कर सकते हो। और यहाँ पे वाइट को कंप्लीटली हमको हाइड नहीं करनी है, तो उस चीज़ का भी ध्यान देना। चलो एक बार और देखते हैं। वापस मैंने एक छोटा सा बीड लिया, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्यूटिकल साइड में प्लेस किया। देखो क्यूटिकल से थोड़ा पीछे की तरह ही रिलीज़ किया है, एकदम पास में नहीं, क्योंकि फिर वो स्किन में टच नहीं होने चाहिए। तो मैं जब भी काम करती हूँ नेल से करती हूँ तो मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ स्किन कांटेक्ट बिल्कुल भी ना हो, ओके। जितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे वापस हमने क्यूटिकल की तरह पहले बीड को पुश किया, उसके बाद जो एक्सेस है उसको हम आगे की तरह ड्रैग करेंगे। और ये अभी जैसे मैं बता रही थी आपको एक क्लियर एज नहीं आना चाहिए, फेडेड इफेक्ट आना चाहिए, और एट द सेम टाइम कम्प्लीटली वाइट को कवर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ वाइट और न्यूड कलर नहीं, आप कोई भी 2 कलर का भी कर सकते हो, ऐसे वाइट एंड न्यूड कलर का भी कर सकते हो, पिंक का भी कर सकते हो, जैसे आपको करना चाहिए आप कर सकते हो। 1 से ज़्यादा कलर 2 से ज़्यादा कलर से भी कर सकते हो, ठीक है। एक्रिलिक से कर रहे हैं तो भी सेम टेक्निक ही फॉलो करनी है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस रहेगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, फिर इसको क्योर करेंगे, फिर हम इसको फाइल एंड शेप करेंगे। सारे क्योरिंग होने के बाद सबसे पहले इनहिबिशन लेयर जो है इसके ऊपर का उसको हम अल्कोहल वाइप से अच्छे से क्लीन करेंगे, और फिर हम इस पर फाइलिंग एंड शेपिंग करेंगे। जब फाइलिंग एंड शेपिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना जहाँ पे अपने दोनों कलर का जो मर्जिंग हुआ है वहाँ से ज़्यादा निकालना नहीं चाहिए। तो नॉर्मली जब हम ये करते हैं तो जो वाइट वाला और ट्रांसिशन एरिया है उसको एक क्लियर से हम थोड़ा सा इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है क्योंकि ये खुद का ही नेल्स है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर क्लाइंट का कर रहे हैं तो एक क्लियर का और एक कोटिंग दे देना, और उसके बाद फिर आप क्योर करके फाइलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सीधा फाइलिंग स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल मेरा जो बेबी बूमर इफेक्ट है काफ़ी अच्छे तरीके से आया है।
तो आप अपना देख लेना प्रोडक्ट कैसा लगता है, उसके ऊपर फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्लियर का कोटिंग देनी है कि नहीं देनी है। मोस्टली लोग वो दे देते हैं ताकि वो जो कलर का जो ओवरलैपिंग होता है ना वो हम प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। तो फाइलिंग में वो निकल नहीं जाएगा, नहीं तो फाइलिंग में क्या होगा, हमने जो ब्लेंडिंग की है वो पूरा पूरा फाइल से निकल जाएगा, क्योंकि ओबियसली जहाँ ब्लेंड होते हैं वहाँ पे थिकनेस कम रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने पूरा फाइलिंग शेपिंग कर दिया, उसके बाद थोड़ा बफिंग भी कर दिया, और सबके बाद हमारा नेल्स जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। बफिंग जब करते तो 100 साइड से कर लेना, और उसके बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही हूँ थोड़ा सा वाटर, ताकि वहाँ पे जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे आइसोलेटेड क्रोम भी करना है। मैं बिना कोई टॉप कोट वगैरह लगाए सीधा मैं यहाँ पे आइसोलेटेड क्रोम करने जा रही हूँ, ओके। अभी मैं यहाँ पे ब्लैक जेल लाइनर लिया है और एक लाइनर ब्रश भी लिया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने एक हार्ट को ड्रॉ किया है, और इसको ड्रॉ करने के बाद क्योर करना है आपको 30 सेकेंड या 60 सेकेंड, और उसके बाद फिर हम इस पर क्रोम रैप करेंगे। तो आपको जितना मोटा हार्ट चाहिए उतना आप यहाँ पे जेल से अपना हार्ट का थिकनेस ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और उसके बाद क्योर करनी है। और उसके बाद मैंने कुछ वाइप नहीं किया, सीधा सीधा क्रोम रैप कर दिया। तो मैं ये वाली क्रोम यूज़ कर रही हूँ, ये बॉर्न प्रिटी का क्रोम है, और मेरे पास एक आई शेडो एप्लीकेटर है। आपको बहुत ही लिटिल थोड़ा सा ही लगता है, और इसको देखो कुछ इस तरीके से रैप करना है। जब हमारा बेस है ना एकदम मैट रहेगा, तो आपका जो आइसोलेटर क्रोम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिज़ाइन के ऊपर ही ये पाउडर चिपकेगा, और कहीं भी ये लगेगा नहीं। आपको फिर क्लीन करना भी बहुत आराम से हो जाता है, और इसके बाद आप इसके ऊपर टॉप कोट लगा के आप डिज़ाइन को अपना सील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटर क्रोम के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। पूरा प्रोसेस फुल क्रोम कैसे करते हैं, आइसोलेटेड क्रोम कैसे करते हैं, वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ओके। एक बार ये करने के बाद क्लीन करके हम इस पर टॉप कोट मारेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना जो 3D डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ट्राई करेंगे। पूरे टॉप कोट लगने के बाद देखो कुछ इस तरीके से लग रहा है। इतने में ये बहुत सुंदर लग रहा था। आपको कैसे लगा मुझे बताना, ये अच्छा लगा या कि 3D फ्लावर के साथ अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट्स में बताना, ओके। 3D फ्लावर्स के लिए मैं यहाँ पे ये वाली मोनोमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट सेटिंग वाली मोनोमर है। इसको मैंने यहाँ पे अपना डेपन डिश जो है उसमें थोड़ा सा पोर किया है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इस पर मैंने थोड़ा एसीटोन भी ऐड किया, क्योंकि ये ऑलरेडी फास्ट सेटिंग है। थोड़ा एसीटोन और डालने से ये और थोड़ा फास्ट सेट होगा, क्योंकि जब फ्लावर्स बनाने जाते हो तो हमको जो एक्रिलिक है अपना उसका पॉलीमराइजेशन जो है वो हमें थोड़ा सा फास्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाली ब्रश यूज़ करूँगी, ये बॉर्न प्रिटी से मैंने ख़रीदा था। कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको पहले थोड़ा रेडी करेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्लावर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक्रिलिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया था, वो पिंक एक्रिलिक यूज़ किया था, और उसके साथ साथ मैंने एक येलो कलर का भी यूज़ किया था। ये जो पिंक है ये जैसे आप देख सकते हैं ग्लैमन ग्लिट्स का है, मेरा फेवरेट पिंक है ये, रानी पिंक कलर का। और उसके बाद ये येलो वाली थे। पहले मैं सोचा तीनों कलर यूज़ करूँगी, बट वो पिंक कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, तो मैंने फिर पिंक को ड्रॉप कर दिया। तो अभी देखते हैं फ्लावर बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मोनोमर में थोड़ा ब्रश को डिप कर देना, और उसके बाद एक्रिलिक को देखो हल्का सा ऐसे करना। जितना बड़ा पेटल चाहिए उतना ज़्यादा आप मोनोमर ले सकते हैं, जितना छोटा चाहिए वो आप उतना कम टाइम मतलब कांटेक्ट करेंगे। तो पहले मैंने उठाया थोड़ा सा, मेरे जितना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो दूसरा बीड लिया, उसको जहाँ मुझे फ्लावर बनानी थी वहाँ पे मैंने उसको प्लेस कर दिया, और फिर वापस मैंने मोनोमर में हल्का सा टच किया, और वापस उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश से मोनोमर एक्स्ट्रा टच कर दिया। तो देखो बीड कभी भी यहाँ पे फैलना नहीं चाहिए, फैल रहा है मतलब फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक तो ब्रश में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, या फिर इसको रिलीज़ करने के बाद थोड़े टाइम आप नेल पे छोड़ सकते हैं, तब ये एक ना क्ले जैसा टेक्सचर में आ जाएगा। फिर आपको इसको ब्रश से प्रेस करके इसको फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी रहेगा।
सारे नेल्स में फ्लावर्स लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल लुक है। तो मुझे बताना विथ फ्लावर या विदाउट फ्लावर आपको कौन सा अच्छा लगा और जो शेप है वो कैसा लगा। एकदम शार्प है, लिटरली कहीं भी लगे तो बहुत ज़ोर की चोट लगेगी, बट मुझे बड़ा मज़ा आया। अभी 1 हफ्ते से मेरे नेल्स पे यही नेल है, मुझे बहुत मज़ा आया। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।